हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नमपाई लाइब्रेरी के बारे में। अब नमपाई बेसिकली ये है क्या और कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस में काफ़ी यूज़फुल है, ये कंप्लीट डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज की जो एक क्लास है वो हमारी एक मास्टर क्लास रहने वाली है जो कि नमपाई के ऊपर है, जिसमें हम नमपाई को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस विद प्रोजेक्ट सीखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं नमपाई के बारे में। तो चलिए समझते हैं नमपाई को कि भाई बेसिकली नमपाई है क्या। तो इसमें लिखा है कि भाई नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। जैसे इसमें नमपाई जो है, नम मीन्स न्यूमेरिकल एंड पाई मीन्स पाइथन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पाइथन को शॉर्ट में हम नमपाई कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि भाई इट इज अ पावरफुल ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। देखिए, ये बेसिकली एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब कि ये बिल्कुल फ्री है। हम जब भी इसको यूज करते हैं हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं, तो हम इसको पाइथन में यूज कर सकते हैं और ये पाइथन की लाइब्रेरी है। ठीक है, और हम इसको यूज कब करते हैं? जब हमारे को कोई मैथमेटिकल, ठीक है, या फिर कोई स्टैटिस्टिकल या फिर हमें कोई साइंटिफिक कंप्यूटिंग ये ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी न्यूमेरिकल ऑपरेशन को जब हमें परफॉर्म करना होता है, चाहे वो मैथमेटिकल्स हो जिसमें एलजेब्रा, मैट्रिक्स, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम को जब हमें सोल्व करना होता है, या फिर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, या फिर हम साइंटिफिक कंप्यूटिंग करना चाहते हैं, तो हम इस लाइब्रेरी यानी कि नमपाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जब भी हमें डेटा एनालिसिस करना है, या फिर हमें मशीन लर्निंग मॉडल या फिर डीप लर्निंग मॉडल पे काम करना है, या फिर एआई जनरेटेड कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, तो नमपाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसके साथ हम पांडास का भी यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। हम मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। पांडास क्या होता है, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन क्या होता है, क्योंकि आप एक बिगिनर है और आपको नहीं पता, तो हम आने वाली क्लासेस इन्हीं पर ही डिस्कस करेंगे कि भाई पांडास पे हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और डेटा विजुअलाइजेशन में मैटप्लॉटलिब या सीबॉन पे कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो आगे की बात है। लेकिन इस क्लास में, इस मास्टर क्लास में हम टोटली फोकस नमपाई पर ही करेंगे और ये भी देखेंगे भी कैसे हमें इसको यूज करना है, और अलग अलग एग्जाम्पल को देखेंगे और उसके साथ प्रोजेक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि नमपाई मीन्स न्यूमेरिकल पाइथन, और ये पाइथन की लाइब्रेरी है, एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है। जब भी हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, या फिर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है, या फिर किसी साइंटिफिक कंप्यूटिंग पे हमें कोई वर्क करना होता है, तो हम नमपाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमें अपने सिस्टम में कैसे नमपाई को इंस्टॉल करना है। तो हम एक प्रैक्टिकल को देख लेते हैं। तो चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे। तो ये हमारी जुपिटर नोटबुक है। तो वैसे तो इसके अंदर आता ही है, लेकिन अगर आपको फिर भी जानना है तो आपको ये कमांड लिखना होगा, पिप इंस्टॉल नमपाई। और जैसे आप इसे फिर रन करेंगे तो यहाँ पर स्टार आ जाएगा। ठीक है, इस साइड स्टार आ जाएगा, और यानी कि अब ये प्रोसेस हो रहा है। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मेरे पास लिखा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो ये लाइब्रेरी है, ये जो पैकेज है, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इस तरीके से अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको ये कमांड लिखनी है आगे, जैसे इम्पोर्ट numpy एज एनपी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि दिखा, एक सेकेंड, हाँ,
हमें क्या करना है, अब इसको इंपोर्ट करना है यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इंपोर्ट, फिर लिखेंगे numpy, फिर लिखेंगे हम एज np। np क्यों लिख रहे हैं हम, np इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए हम हर जगह numpy numpy लिखेंगे तो वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट में हम लिखना चाह रहे हैं कि भाई जब भी हमें numpy को कॉल करना है या हमें इसको यूज करना है तो हम np कह के ही उसको यूज कर सके, ठीक है। तो ये एक तरीके का एलियास, एक शॉर्ट नेम आ गया numpy का, है ना। तो इसलिए हम एज np करते हैं। अब इसको आगे कैसे यूज करना है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो आपको यहां तक तो आ गया होगा कि भी कैसे हमें इंस्टॉल करना numpy को, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि भाई numpy हमारे को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 पॉइंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपकी numpy की जो थियोरेटिकल पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर हम प्रैक्टिकल की ओर देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि भाई मल्टी डायमेंशनल अरे, यानी कि numpy पर हम जो यूज कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। numpy का इस्तेमाल हम मल्टी डायमेंशनल अरेज यानी कि एनडी अरेज पर कर सकते हैं। अब ये एनडी अरे या फिर मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होते हैं, तो देखिए अगर मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊं कि 1D अरे क्या होता है, यानी कि 1D का मतलब 1 डायमेंशनल अरे क्या होता है, तो वो कुछ इस तरह से होता है जिसमें हम एक इसी सीरीज में ये एक अरे है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं 10 20 30 40, ठीक है। 2D अरे पर भी हम इस पर वर्क कर सकते हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है, जिसमें इस तरह से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही हम 3D यानी कि 3 डायमेंशनल अरेज पर भी वर्क कर सकते हैं और जिसकी जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो हम कैसे numpy का यूज कर सकते हैं कि हम 1 डायमेंशनल पे भी यूज कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल पर भी यूज कर सकते हैं और 3 डायमेंशनल अरेज पर भी यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा भाई अरे क्या होता है, तो उन्हें मैं ये कहूँगा कि भाई कोई बात नहीं, मैं आपको अरे भी समझा देता हूँ। तो जैसे हम समझते हैं अरे को, जिसमें लिखा है कि भाई एन अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अरे क्या है, बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। और वो जो डेटा है ना वो भी सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। और ये जो डेटा है जिसे हम स्टोर करना चाह रहे हैं वो हम सिंगल वेरिएबल में करते हैं, ठीक है। एन अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, अरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल हम स्टोर करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को ऑफ द सेम डेटा टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। यही चीज हमारी क्या कहलाती है, अरे कहलाती है। इसमें लिखा है इट स्टोर्स डेटा इन कॉन्टिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब जो डेटा है वो स्टोर होता है कंटिन्यूअस, जैसे एक डेटा यहां आ गया, एक डेटा यहां आ गया, एक डेटा यहां आ गया, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको इसकी भी इमेज दिखाऊं तो बिल्कुल ये देखिए, जैसे हमारे पास ये जो डेटा है ये हमारे पास क्या है, ये इतना, ये हमारे पास एक अरे है, ठीक है, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली है, जैसे इसकी जो मेमोरी लोकेशन है, जैसे ये 100 है, इसकी 102 है, 30 की 104 है, 40 की 106 है, 50 की 108 है, ठीक है। तो जिससे इसका जो ऑपरेशन है, जो इसका ऑपरेशन है वो काफी फास्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अरे है। तो इस तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है कि ईच एलिमेंट इज असेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बिल्कुल, हमें अगर किसी भी एलिमेंट को अगर हमें असेस करना है तो हम उसकी इंडेक्सिंग यानी कि उसके इंडेक्स नंबर से उस डेटा को रिट्रीव करते हैं। जैसे अगर जीरो इंडेक्स पे कोई डेटा है तो हम उसको जीरो इंडेक्स की मदद से हम उसको लेते हैं। अभी आपने पिछली क्लासेस में अगर देखा होगा भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाली क्लासेस में कि हमें कैसा डाटा को अगर हम इंडेक्सिंग के थ्रू लेना है या रिट्रीव करना तो हम कैसे ले सकते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर हमारे को कोई भी एक अरे में एक डेटा है और हमें किसी एक एलिमेंट को असेस करना है तो हम उसके इंडेक्स नंबर के यूज से ही हम उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर अरे में भी है, ठीक है।
अब है इसमें होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स हैव द सेम डेटा टाइप। बिल्कुल जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, जो भी हम वैल्यूज को ले रहे हैं, वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, या तो वो इंटीजर हो या फिर वो फ्लोट हो, ठीक है। तो इस तरीके के सेम डेटा टाइप को ही हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि भाई सर क्या हम इसमें मल्टीपल डेटा टाइप को नहीं ले सकते, जैसे हम लिस्ट में लेते थे। भाई ले सकते हो, लेकिन आपको एंड ऑफ द जो रिजल्ट है ना, वो किसी एक ही डेटा टाइप का मिलेगा। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे और देखते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ import numpy as np, ठीक है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम दे रहा हूँ arr, ठीक है, जो कि एक अरे की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी, ठीक है। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ कि भाई np डॉट अरे, और मैं यहाँ पे एक सिंपल एक बना रहा हूँ मैं वेरिएबल arr, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, इसको यूज करना है। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे प्रिंट करके दो arr, और उसके साथ आप मुझे प्रिंट करके दो arr डॉट डी टाइप, यानी कि मुझे इसका डाटा टाइप भी दो। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है कि मेरे पास जो इस अरे में डेटा है वो 10, 20 एंड 30 है, एंड इसका जो डेटा टाइप है वो इंट 32, यानी कि इंटीजर है। बिल्कुल मैंने इसमें एक सेम डेटा टाइप को ही यूज किया है। लेकिन अगर मैं इंपोर्ट numpy as np एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई ओके arr1 मैंने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई np डॉट arr1 नहीं अरे, एंड यहाँ पे अब मैं मिक्स डेटा टाइप को ले लेता हूँ। 10 को मैंने ले लिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर प्लस फ्लोट ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ले लिया 14.7, और फिर मैंने यहाँ ले लिया 20, ठीक है। मतलब इसमें मिक्स डेटा टाइप है, एक इंटीजर है और आपका एक डेटा टाइप है कौन सा, फ्लोट है, जिसमें हम डेसिमल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम प्रिंट करते हैं कि भाई arr1 मुझे बताओ, और मुझे इसका डेटा टाइप भी बताओ डॉट डी टाइप। तो जैसे ही मैं इसका रिजल्ट देखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट कि भैया मैंने तो इसमें इंटीजर का इस्तेमाल किया था तो मेरे को रिजल्ट फ्लोट में क्यों मिला। तो देखिए इसमें हुआ ये कि जो भी इंटीजर का डेटा था अब वो फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने कहा था ना कि आप बेशक दो डेटा टाइप का इस्तेमाल करो, लेकिन आपको एंड ऑफ द जो रिजल्ट है वो आपको एक डेटा टाइप में ही मिलेगा। तो इसने क्या किया, 10 जो कि इंटीजर था उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, 14.7 तो ऑलरेडी फ्लोट में था, ठीक है, यानी कि डेसिमल नंबर था, और 20 जो था उसको भी इसने फ्लोट में कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम स्ट्रिंग को भी अगर हम इसमें यूज करना चाहे तो हम कर सकते हैं, import numpy as np। ये प्रैक्टिकल ना आप करके जरूर देखिएगा, क्लास जैसे मेरी चल रही है आप साथ साथ करिए तो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, है ना। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से मैं समझाऊं, उसके साथ प्रैक्टिकल भी आपको अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको जब भी आप प्रैक्टिकल कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करें या फिर कोई इंटरव्यूज वगैरह पे जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए, आपके बेसिक्स क्लियर हो, है ना। तो शुरुआत से लेके अभी तक मेरी यही कोशिश रही है कि आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ें आपको मैं समझाऊं और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊं, ठीक है। कि अगर ये चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे की वजह क्या है, तो सिम बिल्कुल इसी माइंडसेट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ arr2 नाम का, ठीक है, जिसमें अब मैं लिख रहा हूँ np डॉट अरे। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें स्ट्रिंग का हम यूज करेंगे। इसमें मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ राहुल, ठीक है। और इसमें मैं ले रहा हूँ 10, 20 एंड 30।
ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो आप ARR2 को, उसके साथ आपको क्या करना है, इसका डेटा टाइप भी बताना है। तो ठीक है, ARR2 डॉट डी टाइप, और जैसे ही मैं इसका रिजल्ट देखूंगा तो मेरे सामने रिजल्ट आ चुका है। इसने जो हमारी जो स्ट्रिंग थी, यानी कि जो हमने नेम लिया था स्ट्रिंग राहुल, उसको अब 10, 20, 30 में भी कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब एक जो स्ट्रिंग है उसने जो इंटीजर वैल्यूज थी उनको भी अब स्ट्रिंग में कर दिया है। जैसे इसमें लिखा ना U11, U का मतलब क्या है, ये होता है बेसिकली एक यूनिकोड होता है, ठीक है। तो यूनिकोड की जो वैल्यू अंडर 11 जो है, ये बेसिकली वो है। तो अब इसमें जो ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है, यू का मतलब क्या है, यूनिकोड, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, अभी ऑटो कन्वर्जन कर दिया। जैसे यहां पर भी ऑटो कन्वर्जन कर दिया था कि भाई ये जो इंट की जो वैल्यूज है उसको अब ये फ्लोट में कर दिया था, तो ये क्या था, ये ऑटो कन्वर्जन कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे जो स्ट्रिंग की जो वैल्यू थी, तो अब ये स्ट्रिंग की वैल्यू यहां भी कन्वर्ट होगी, आपकी 10 में भी होगी, 20 में भी होगी, 30 में भी होगी। तो जब हमने इसका डी टाइप देखा तो वो भी हमारा स्ट्रिंग में हो चुका है। तो ये भी क्या है, ऑटो कन्वर्जन है, कि यानी कि डेटा टाइप जो है वो अब ऑटो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो वही है कि आपको एंड ऑफ द रिजल्ट जो है, अगर आप मिक्स्ड डेटा टाइप भी ले रहे हैं तो आपको एंड ऑफ द रिजल्ट जो है वो एक ही डेटा टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। लेकिन हम जब भी numpy में वर्क करते हैं तो हम न्यूमेरिकल डेटा के साथ ही करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। लेकिन ये सब मैंने स्ट्रिंग के साथ जो मैंने किया कि भाई स्ट्रिंग को भी इंक्लूड किया आपको बताने के लिए, कि वो इसलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर इसको करते हैं कि भाई मैं स्ट्रिंग का भी यूज़ करूँगा, फ्लोट का भी यूज़ करूँगा, इंट का भी यूज़ करूँगा, तो मुझे एंड ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अभी तो इसे भी सीख लेते हैं। चलो मैं मिक्स ले लेता हूँ इसको। तो ठीक है, मैं एक तीनों ही डेटा टाइप जो है उसको मिक्स करके देख लेते हैं। ARR3 नाम दे देते हैं, NP डॉट, अरे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से इसमें समझ पाएंगे। मैंने यहाँ लिख दिया, चलो डेटा साइंस, ठीक है। कर करके देखिए, आपके डाउट्स जब भी क्लियर हो गए, ठीक है। केवल इस तरीके से नहीं कि आपने थ्योरी को रट लिया है, नहीं, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको आना चाहिए। ओके, मैंने अब इसमें क्या किया, स्ट्रिंग ले लिया है, इंटीजर ले लिया है, और अब मैं एक फ्लोट भी ले लेता हूँ वैल्यूज को, है ना। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो आप किसे, ARR3 को, ओके। एंड प्रिंट करो आप ARR3 डॉट डी टाइप, मुझे इसका डेटा टाइप भी बताओ। अब क्या हुआ, तो बिल्कुल अब इसने क्या किया, इन सब को जो इंटीजर है या फ्लोट है उसको भी ऑटो कन्वर्ट किस में कर दिया, स्ट्रिंग में कर दिया। देखिए इसमें लिखा ना U32, यानी कि यूनिकोड 32। यूनिकोड का मतलब ये है कि भाई आपकी जो भी वैल्यूज है अब वो अब कन्वर्ट हो चुकी है स्ट्रिंग में, और इसकी जो हम एक बफर लेंथ है वो 32 है, ठीक है। तो अब इसकी जो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 32 है। अच्छा, ये क्यों रखते हैं इसमें मैक्सिमम लेंथ, वो इसलिए ताकि आने वाले और जितने भी अगर हम डेटा को लेते हैं तो वो भी उसमें फिक्स हो जाए, है ना, उसमें एडजस्ट हो जाए, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा ही लिया जाता है। तो ये चीज़ है कि आपको कैसे ऑटो कन्वर्जन का यूज़ करना है, और वैसे ही इसमें न्यूमेरिकल डेटा पर ही हम वर्क करते हैं। लेकिन हमने जब मिक्स डेटा पे करते हैं तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि भाई इसका रिजल्ट क्या आता है। तो एंड ऑफ द रिजल्ट जो आपका है वो एक सिंगल डेटा टाइप ही आएगा। अब देखिए कैसे उसने इंटीजर और फ्लोट को भी स्ट्रिंग में ऑटो कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यही चीज है जो अभी मैं बता रहा था। तो वैसे तो हमें इन सब चीज़ों में न्यूमेरिकल डेटा को ही यूज़ करना होता है, लेकिन हमें इस चीज़ को और क्लियर कर लिया है। तो इसमें लिखा था भाई ऑल एलिमेंट हैव सेम डेटा टाइप, बिल्कुल सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। इंडेक्स से हम असेस कर सकते हैं, डायरेक्टली असेस एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। फिक्स्ड साइज है बिल्कुल, वंस डिक्लेयर इट साइज कैन नॉट बी चेंज। अगर हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है एक बार तो हम उसमें साइज को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, बिल्कुल, या फिर आप कंटिन्यूअस मेमोरी कह लीजिए, कि जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी में होता है। जैसे कि
जैसे कि इसमें था कि जो 10 की जो एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन है, वो 100 है, 20 का 102 है, 30 का 104 है। तो बिल्कुल एक कंटिन्यूअस उसमें चल रही है ना, सीरीज में चल रही है। तो सेम वही चीज़ है ये। ओके, तो आपका जो, अगर हमारे को इसको असेस करना है तो फिर हमें किससे करना है, इंडेक्स नंबर से करना है, फिक्स साइज है और कंटिन्यूस मेमोरी है, और जिसके कारण ये फास्ट होता है टू असेस। हमें अगर इसको असेस करना है तो हम इसको फास्टली असेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल बिल्कुल वी कैन क्रिएट 1D अरे, 2D अरे एंड 3D अरे। अभी हम जो भी वर्क कर रहे थे वो 1D अरे पे कर रहे थे। अभी हम आगे देखेंगे कि भी 2 डायमेंशनल अरे से हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, और 3 डायमेंशनल अरे पे हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अरे जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये भी पता लग गया होगा कि 1D अरे, 2D अरे एंड 3D अरेज होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया है जिसमें हमने मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में अभी हमने जाना। ठीक है, सेकंड जो नंपाई है उसका हम इस्तेमाल लीनियर अलजेब्रा की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जैसी जो प्रॉब्लम है हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नंपाई की मदद से फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसी जो डेटा है हम उस पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब जैसे कि ऑडियो फ्रिक्वेंसीज या फिर जो भी सिग्नल फ्रिक्वेंसीज होती है उसके एनालिसिस पर हम नंपाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी जो प्रॉब्लम है हम उसको सोल्व कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड टेंडेंसी के अंडर आती है स्टैटिस्टिक्स में, हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। रैंडम नंबर जनरेशन पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई हमें कोई अगर रैंडम डेटा अगर हमें जनरेट करना है तो हम नंपाई का इस्तेमाल करते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन कंपेयर टू पाइथन्स बिल्ट इन लिस्ट। बिल्कुल जो पाइथन की जो लिस्ट है उससे ज़्यादा स्पीड है या हाई परफॉर्मेंस है नंपाई की। ठीक है, क्योंकि जो नंपाई का जो कोर लैंग्वेज या जिस पे वो बनी है नंपाई लाइब्रेरी, वो बनी है हमारी सी लैंग्वेज से। ठीक है, तो वो काफ़ी फास्ट होती है और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट है एज कंपेयर टू लिस्ट से। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमारे 3 पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए नंपाई के बारे में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, जिसमें लिखा है कि भाई नंपाई अरे आर फास्टर एंड कंज्यूम लेस मेमोरी देन पाइथन लिस्ट। बिल्कुल जो नंपाई अरे है वो फास्टर है पाइथन लिस्ट से, और दूसरा ये लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। मतलब अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट से कम मेमोरी को ये कंज्यूम करता है। ठीक है, अगर मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि जिसमें हम ये पता लगा पाए कि भाई फास्टर कौन है, नंपाई है या फिर लिस्ट है, और कंज्यूम मेमोरी कौन कम कर रहा है, नंपाई कर रहा है लेस मेमोरी कंज्यूम या फिर पाइथन लिस्ट, तो हम इसको अगर हमें कोड से देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं। तो हमें चलना पड़ेगा अपनी जुपिटर नोटबुक पे। ठीक है, तो ये हमारी जुपिटर नोटबुक है जिसमें हम सबसे पहले स्पीड देखेंगे कि भाई किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम फिर मेमोरी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है numpy एस np। ठीक है, फिर हमें जरूरत पड़ेगी टाइम मॉड्यूल की। ठीक है, ताकि हम निकाल पाए टाइम कि भाई किसका टाइम ज़्यादा ले रहा है और कौन सा कम ले रहा है, तो हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइम को। ठीक है, अब हमें लेनी है एक पाइथन की लिस्ट। ठीक है, पहले मैं एक लिस्ट को क्रिएट कर देता हूँ, और हम इस लिस्ट में करने क्या वाले हैं, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 10 लाख। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक एम्प्टी लिस्ट में देखना चाहता हूँ कि भाई कौन कितना ज़्यादा फास्ट उसको स्टोर कर रहा है उस 10 लाख नंबर को। जैसे कि मैं एक लिस्ट ऑफ डेटा ले रहा हूँ, जिसमें एक ये मेरा वेरिएबल है जिसमें मैं एक लिस्ट मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं एक रेंज निकाल रहा हूँ कि भाई आप
10 लाख नंबर आपको यूज़ करना है। 10 लाख की रेंज होनी चाहिए बेसिकली, 0 to 9,99,999 तक ये चलेगा, ठीक है, ये रेंज होगी। और इसमें अब हम एक कर रहे हैं स्टार्ट, एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम टाइम को यूज़ करेंगे, जिसमें हम टाइम डॉट टाइम फंक्शन अब हमने यहाँ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लिस्ट स्क्वेयर्ड एक हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब इस एम्प्टी लिस्ट में क्या होगा, हम एक लूप चलाएंगे जिसमें वो जो डाटा होगा वो इस एम्प्टी लिस्ट, जिसका हमने नाम दिया है लिस्ट अंडरस्कोर स्क्वेयर्ड जो हमने दिया है, ठीक है, इसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा डाटा। तो हमें कहाँ से लेना है वो डाटा? लिस्ट अंडरस्कोर डाटा से लेना है। और हम चाह रहे हैं कि भी लिस्ट अंडरस्कोर स्क्वेयर्ड में ये जो डाटा है ये स्टोर हो जाए, डॉट अपेंड हो जाए, ठीक है। और एक्स एंड यहाँ पे हमने स्क्वेयर कर रहे हैं बेसिकली, तो जो स्क्वेयर होगा वो हमारे लिस्ट जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इस एम्प्टी लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आपको लाइन बाय लाइन कोड में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमारा यहाँ पे लिस्ट का काम हो गया है ख़त्म, लेकिन उससे पहले मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई मुझे क्या आउटपुट में मिले ये भी हम देख लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई लिस्ट टाइम, और मुझे क्या मिलना चाहिए? टाइम डॉट टाइम फंक्शन एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। तो ये मुझे आउटपुट मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं नमपाई पे। तो ठीक है, अब मैं एक नमपाई अरे बना रहा हूँ। आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी भाई स्पीड किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो np_data नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैं np डॉट रेंज, और यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि भाई 10 लाख, हाँ, जो 10 लाख जो है मतलब 0 to 9,99,999 तक, तो वो कौन जल्दी स्टोर करता है, ठीक है। तो ठीक है, हम उसी पे ही परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर np_scaled नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे हमने list_scaled नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे हम np_data जो है, अब हमें उसको इसमें इसके अंदर डालना है। तो हमें देखो यहाँ पे हमने लूप चलाया था ना, यहाँ पे हमने लूप चलाया था, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने डायरेक्टली np_ जो डाटा के अंदर जो है उसका जो स्क्वेयर है वो मैं चाहता हूँ कि इस np_scaled वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। मुझे यहाँ पे लूप चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना कोड को मतलब कहते हैं छोटा कर देता है, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट में क्या मिले? मुझे आउटपुट में मिले कि नमपाई का जो टाइम है वो क्या रहा, मुझे बेसिकली वो प्रिंट कराना है। तो टाइम डॉट फंक्शन एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स हम देख रहे हैं। और ठीक है, इसके बाद हम रन करके देखते हैं। तो आपके पास देखिए रिजल्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए लिस्ट का जो टाइम था वो है 0.315, ठीक है, मिली सेकेंड, मतलब 0.315 मिली सेकेंड ये लिस्ट जो है ये टाइम लिया है इसने,
ठीक है। और नमपाई ने 0.00895 अप्रोक्स 0.00 मतलब से ये समझ लीजिए आप 8 मिली सेकेंड का समय लिया है किसने, नमपाई ने। तो कहाँ 8 मिली सेकेंड है और कहाँ 315 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो कितना फास्टर है नमपाई लिस्ट से, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मेरे जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन या परफॉर्मेंस है ये उसके हिसाब से टाइम आ रहा है। हो सकता है जब आप इस प्रोग्राम को रन करें तो आपके यहाँ पे जो ये डिजिट्स है ये कुछ मतलब अलग अलग हो, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि सेम ही आए, ये आपकी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर निर्भर करता है कि क्या आएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भाई नमपाई जो है वो फास्ट है एज कंपेयर टू लिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को आई होप समझ चुके होंगे, है ना। तो यहां से एक चीज क्लियर हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस पे, कि भाई कंज्यूम कौन कम कर रहा है या कौन ज्यादा कर रहा है मेमोरी को, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कंजप्शन ऑफ मेमोरी। कंजप्शन ऑफ मेमोरी हम देखते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं नमपाई वर्सेस पाइथन्स लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हिडन, अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे नहीं कर सकते, अभी कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इसको किया मार्क डाउन और यहाँ पे मैंने इसको किया रन। ओके ओके ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे मार्क डाउन एंड यहाँ पे रन, ठीक है। अब ये आपकी हेडिंग हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से सेल को हिडन कर देता हूँ ताकि स्क्रीन ज़्यादा डाउन ना जाए। तो कंजप्शन ऑफ मेमोरी देख लेते हैं, नमपाई और पाइथन लिस्ट के बीच में कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली हम। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ किसे, नमपाई को एज np। उसके बाद हमें एक और मॉड्यूल को यहाँ पे इंस्टॉल करना है जो कि SYS यानी कि एक सिस्टम मॉड्यूल होता है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि भाई मेमोरी जो है वो कौन ज़्यादा कम या कौन ज़्यादा कर रहा है मेमोरी को कंज्यूम। तो बेसिकली हमारे सिस्टम पे ये वर्क करता है ये मॉड्यूल। तो ठीक है, हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा है जिसमें मैं ये ले रहा हूँ कि भाई 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने इस तरह से ले लिया है। उसके बाद मैं अब एक np_data1 मैंने एक ले लिया है वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लिस्ट ऑफ डेटा 1, यहाँ पे ले रहा हूँ ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ np.array एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 वही मैंने यहाँ लिया है, सेम डाटा लिया है जो लिस्ट में है वही हम नमपाई में ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि भाई प्रिंट करके दो मुझे क्या, लिस्ट मेमोरी, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिखेंगे SYS डॉट गेट साइज ऑफ। मैंने बताया था ना कि हमें अगर साइज जानना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, इसका SYS जो मॉड्यूल है उसका, ठीक है। तो लिस्ट अंडरस्कोर डेटा एंड यही चीज अब मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आएगा नमपाई मेमोरी। और यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। हम केवल यहाँ लिखेंगे np डेटा डॉट n बाइट्स, केवल हम इतना लिखेंगे क्योंकि जो हम यूज़ करते हैं ना नमपाई को हम अरे में करते हैं, ठीक है। तो हमें इसलिए n बाइट्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जैसे लिखा है कि भाई नमपाई अरे का जो अगर हम साइज अगर जानने गए तो हम बाइट्स में करते हैं, तो इसलिए हमने n बाइट्स लिए हैं। यहाँ पे हम गेट साइज ऑफ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख लीजिए
लिस्ट जो मेमोरी है वो कंज्यूम कर रहा है इतना, एंड नंपाई की जो मेमोरी है वो कंज्यूम कर रही है इतना। ठीक है, कम कौन सा कर रहा है? नंपाई कर रहा है। ज़्यादा कौन सा कर रहा है? लिस्ट कर रहा है। ठीक है, और डेटा बिल्कुल हमने सेम लिया था, 1 2 3 4 5, वही 1 2 3 4 5। तो एक बात हमारी यहाँ से साफ हो चुकी है कि स्पीड में नमपाई बेटर है पाइथन से, पाइथन लिस्ट से, और लेस मेमोरी कंजप्शन में नमपाई बेटर है किससे? पाइथन लिस्ट से। तो आई होप आपको ये जो चीज़ है ये अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम समझते हैं कंपैरिजन बिटवीन नमपाई एंड पाइथन लिस्ट। ये कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है आपके लिए, जिसे आपको समझना जरूरी है। तो इसमें बताया कि भाई नमपाई जो है वो मच फास्टर देन है पाइथन लिस्ट से। बिल्कुल, जो हमारा लिस्ट है पाइथन लिस्ट जो है वो स्लोअर है, और हमारी जो नमपाई है वो फास्टर है। ये हमने अभी प्रैक्टिकल में भी देखा था। नमपाई जो है वो लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, जबकि पाइथन लिस्ट मोर मेमोरी कंज्यूम करता है। ये भी हमने अभी प्रैक्टिकल में देखा था। एंड थर्ड है कि स्टोर करता है नमपाई होमोजीनियस डेटा को, यानी कि जिस सेम डेटा टाइप को ही स्टोर करता है। एंड पाइथन लिस्ट में जो स्टोर होता है डाटा वो हेट्रोजीनियस हो सकता है, जैसे हम डिफरेंट डाटा टाइप को ले सकते हैं। हम इंट भी ले सकते हैं लिस्ट में, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, बुलियन भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं। तो मिक्स्ड डाटा टाइप को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जबकि नमपाई में हम सेम जो डेटा टाइप है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंट हो या फिर फ्लोट हो। ठीक है, हम बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन को ही परफॉर्म करते हैं। एंड जो नमपाई है वो सपोर्ट करता है बिल्ट इन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को। ये भी हम प्रैक्टिकल करेगा तो उसमें हम करके भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे नमपाई में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल जो फंक्शंस है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम किसी डेटा का मीन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं ना, और मीडियन निकाल रहे हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। तो ये इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस है, किसमें? नमपाई के अंदर। लेकिन अगर हमारे को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है तो हमारे को यूज करनी पड़ती है इसमें लूप्स। ठीक है, हम लूप्स के जरिए ही पाइथन लिस्ट में मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि नमपाई के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस है, कौन से? मैथमेटिकल भी और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस भी। ठीक है, नमपाई जो है वो हैंडल कर सकता है लार्ज डेटा सेट को इजीली एंड इफिशिएंटली, जबकि पाइथन लिस्ट जो है वो इस काम में स्लो है और मेमोरी हैवी कंज्यूम करता है उन लार्ज डेटा सेट में। ठीक है, तो अगर हमारे पास कम मेमोरी का अगर हमारे को यूज़ करना है, मतलब जैसे छोटे डेटा सेट पे हमें वर्क करना है या छोटी बहुत कैलकुलेशन पे अगर हमारे को काम करना है तो हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे को हैवी लार्ज डेटा सेट पे अगर हमें काम करना है तो हम नमपाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपनी जगह सही है लिस्ट, ठीक है, और ये अपनी जगह सही है। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये कंपैरिजन है बिटवीन द नमपाई एंड पाइथन लिस्ट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई वाई चूज नमपाई, हम नमपाई को क्यों चूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 मुख्य कारण हैं जिन्हें हमें समझना है। तो फर्स्ट है कि भाई वर्क विद अरे फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग लार्ज डेटा सेट। बिल्कुल, जब भी हम किसी लार्ज डेटा सेट में हम वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं? नमपाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने जाना कि भाई नमपाई जो है वो हैंडल कर लेता है इजीली एंड इफिशिएंटली लार्ज डेटा सेट को, जिसमें हम डेटा को अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मतलब हमारे को कुछ रिमूव करना है या उस डेटा सेट में मीन, मीडियन, मोड या कुछ भी इस तरीके से निकालना है, ठीक है, तो हम इजीली कर सकते हैं। या फिर जो नन वैल्यूज़ है, जो कुछ एम्प्टी डाटा में उसको फील करना है, उसको मीन उसका निकालना है उस डेटा सेट का, तो हम इस तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हैं डाटा को। वो भी हम जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएगी। ठीक है, तो लार्ज डेटा सेट के लिए बेस्ट है क्या? नमपाई।
सेकंड है यूज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एंड लीनियर अलजेब्रा फंक्शन। बिल्कुल इसके अंदर पहले से ही बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें हम इनका यूज कर सकते हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। और मीन मीडियन मोर स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे स्टैटिस्टिकल जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वगैरह हम ये निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नमपाई। ठीक है। थर्ड है कि हैंडल डाटा प्री प्रोसेसिंग टास्क बिफोर फीडिंग इनटू एमएल मॉडल। बिल्कुल जब हम मशीन लर्निंग मॉडल पे आगे हमारी जब क्लासेस आएगी तो आप उसमें देखेंगे कि हम सबसे पहले उस डेटा को यूज करेंगे नमपाई और पांडास के साथ, फिर हम कुछ डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे, देन हमारा जब वो फाइनल हो जाएगा डाटा सेट तब हम उसको मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे। ठीक है। तो जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल को कोई भी डाटा देते हैं तो हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं डाटा को विद द हेल्प ऑफ नमपाई। तो ये बहुत जरूरी लाइब्रेरी है जिसे आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे डोमेन्स में अगर आपको काम करना है तो। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि भाई यूजेस ऑफ नमपाई क्या है, मतलब नमपाई का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में इसका यूज़ होता है, बिल्कुल। एआई में इसका इस्तेमाल होता है, वेब डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल होता है, फाइनेंस एंड बिजनेस में इसका इस्तेमाल होता है, साइबर सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल होता है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इसका इस्तेमाल होता है। तो आप अगर इन सब फील्डों में या इनमें से किसी फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको नमपाई का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि नमपाई जो है अगर हम इसको सीख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो नमपाई इजीली इंटीग्रेट हो जाता है पांडास के साथ, जो कि हमारी अगली क्लास होगी। ठीक है। और डेटा विजुअलाइजेशन में मैटप्लॉटलिब के साथ हो जाता है और इसके साथ सीबोर्न के साथ हो जाता है। और फिर जब हम मशीन लर्निंग पे जाते हैं तो हम साइकिट लर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके साथ भी इजीली इंटीग्रेट हो जाता है क्या, नमपाई। ठीक है। तो बहुत जितना कहते हैं ना, जितनी आपको थ्योरी थी वो अभी मैंने आपको सिखा दी है और बता भी दी है, कुछ हमने प्रैक्टिकल भी देखा है। लेकिन अब जो समय है वो है हमारा प्रैक्टिकल टाइम, जिसमें अब हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस को लेंगे और उस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। उसके बाद फिर आपकी जो नमपाई की क्लास है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नमपाई को आपका जो काम रह जाएगा वो है केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। तो अब हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और कुछ हमने प्रैक्टिकल्स को वैसे शुरुआत कर भी दी है जब हम अपनी थ्योरी को कवर कर रहे थे। तो हमने देखा था कि भाई कैसे नमपाई को इंपोर्ट करना है। ठीक है। और फिर हमने कुछ प्रैक्टिकल करके देखा था कि भाई कंपैरिजन स्पीड बिटवीन नमपाई एंड पाइथन लिस्ट, कि भाई स्पीड किसकी कम या ज़्यादा है। तो स्पीड जो है वो नमपाई की ज़्यादा है पाइथन लिस्ट से, हमने वो प्रैक्टिकल करके देखा था। और फिर हमने मेमोरी बेस्ड एग्जांपल लिया था कि भाई कौन मेमोरी कंज्यूम कम करता है और कौन ज़्यादा करता है, नमपाई कम करता है ज़्यादा करता है, हमने ये चीज़ भी देखा था। तो नमपाई का हमारे को रिजल्ट मिला कि भाई ये कम मेमोरी को कंज्यूम करता है पाइथन लिस्ट के कंपैरिजन में, है ना। हमने इनको सेम डेटा दिया था और उसमें हमने ये फिर देखा था कि भाई सेम डेटा होने के बावजूद नमपाई फिर भी कम ले रहा है और पाइथन लिस्ट ज़्यादा ले रहा है मेमोरी को। ठीक है। फिर हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स वाले एलिमेंट एग्जांपल को देखा था कि भाई होमोजीनियस वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक सेम डेटा टाइप पे वर्क होते हैं, जिसमें हम या तो इंटीजर्स ही ले रहे हैं या फिर हम फ्लोट्स ले रहे हैं ना, तो वो हमारे होमोजीनियस होते हैं जो कि हमें नमपाई में यूज करने भी होते हैं। नमपाई में हम न्यूमेरिकल डाटा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो, है ना। और हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मिक्स्ड डेटा टाइप वाले होते हैं। तो हमने वो भी एग्जांपल करके देखा था कि कैसे ऑटो कन्वर्जन का यूज होता है नमपाई में अगर हम यूज करते हैं हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को, है ना। तो ठीक है, हमने इतना कुछ प्रैक्टिकल हमने थोड़ा बहुत तो करना शुरुआत कर दी थी, लेकिन अब हम कुछ और मेन प्रैक्टिकल पे अब हम वर्क करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि भाई
अरे क्या होता है, 1D अरे क्या होता है, 2D अरे क्या होता है और 3D अरे क्या होता है, तो इसका प्रैक्टिकल अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से अब आपको इस प्रैक्टिकल को देखना है। प्रैक्टिकल में बहुत सारे हम एग्जांपल्स लेंगे और फिर हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो आपका फिर ये जो नंपाई की जो मास्टर क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी मेरी तरफ से। फिर कुछ भी समझाने का रहेगा नहीं, फिर आपको केवल और केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। फिर हम आने वाली क्लासेस में पांडास और डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं अरे के प्रैक्टिकल को। तो ठीक है, अरे का प्रैक्टिकल हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करनी है क्या, नमपाई की लाइब्रेरी को। तो ठीक है, इंपोर्ट नमपाई एज np, सबसे पहले हमें तो ये लिख देना है, उसके बाद हमें इसको रन कर देना है। ठीक है, ताकि बार बार हमें इंपोर्ट नमपाई एज np वगैरह ना लिखना पड़े। np हम एक शॉर्ट नेम ले रहे हैं नमपाई को, कि बार बार हम नमपाई नमपाई लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा और फिर टाइम कंज्यूमिंग एक टास्क है। तो हम एक शॉर्ट में लिख रहे हैं कि भाई np लिख के हम नमपाई को वर्क करना चाहते हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक 1D अरे मुझे क्रिएट करना है। अच्छा, 1D अरे, 2D अरे, ये जो 3D अरे है, इसमें हम कुछ कंपैरिजन करके देखते हैं। देखिए 1D जो अरे होता है ना हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक लिस्ट में हम करते हैं ना कि भाई एक लिस्ट में हमने कुछ एलिमेंट्स को लिखा, जैसे 1 2 3 4, तो हमें कुछ इसी तरीके से हमारे को आउटपुट मिलता है। इसमें हम वर्क भी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, जिसमें हम 1 ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, 1D अरे है। 2D अरे में क्या है कि हम 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक ब्रैकेट ये हुआ और एक हुआ ये, और इसी के बीच में फिर हम अलग अलग एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो ये हमारे 2 ब्रैकेट्स हमारे कहां पे होते हैं, 2D अरे में यूज होते हैं। और 3D अरे में हम 3 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक ये 1 2 एंड ये 3। तो हमारे 3 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है कि 1 2 एंड 3। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम अपने जितने भी हम चाहते हैं उन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो ये हमारे 3D अरेज होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1D अरे पे वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है जी मेरा 1D अरे। 1D का मतलब क्या, 1 डायमेंशनल अरे है ना। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ARR1 लिखा और मैं लिख रहा हूँ कि भाई np डॉट अरे, एंड यहाँ पे मैंने लिखा 10 20 30 40 50, मैंने इस तरह से लिख दिया है। उसके बाद अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करके बताओ मुझे प्रिंट करके बताओ 1D अरे। ठीक है जी, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये थोड़ा नेक्स्ट लाइन में आ जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा रिप्रेजेंटेशन में। एंड ओके, यहाँ पे मुझे ना ये नहीं लगाना चाहिए था, अब मुझे यहाँ पे लगाना है। एंड उसके बाद अब मुझे अपने देना है वेरिएबल का नाम, जो कि है ARR1। मैंने यहाँ पे डबल A कर दिया था, तो ARR1 मेरा अरे है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ना इसकी शेप भी मुझे पता हो। तो ठीक है, मैं प्रिंट कराता हूँ शेप, कि मुझे इसकी शेप भी पता लगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ARR1 डॉट शेप। तो जैसे ही मैं इसको अब रन करता हूँ तो मेरे सामने इसका आउटपुट आ जाता है। चलिए आउटपुट को समझते हैं, आउटपुट क्या कह रहा है। आउटपुट आपका ये कह रहा है कि ये जी आपका 1D अरे है। ठीक है, ये आपका क्या है, 1D अरे है, जिसमें हम 10 20 30 40 एंड 50, ये मेरा 1D अरे है। और इसकी जो शेप है वो है 5। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 है और कोमा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसे भी समझ लीजिए, बहुत बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये, और आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा जब हम इस तरह से करते हैं, जैसे m इंटू एन, यानी कि m क्या है, ये मेरा रो है, और ये n क्या है, ये मेरा कॉलम है। तो सेम वही चीज है, यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, वो रो है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 5 क्या है, ये रो है, 1 2 3 4 5 है ना, ये क्या है, रो है। लेकिन कॉलम कोई भी नहीं है, यहाँ पे जो ये कॉलम है यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये 5 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको 2D अरे में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ कि भाई
मुझे इसको ना 2D अरे में भी समझाओ कि मेरे को कॉलम भी मिले, तो ठीक है वो भी देख लेते हैं। ARR2 और NP डॉट अरे, और अब मैं चाहता हूँ कि 2D अरे में कराना, तो मुझे कितने लेने हैं, 2 ब्रैकेट्स 1 2, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस ध्यान से इस पे वर्क करना है। 20 30 40 50 मैंने सेम ले लिया एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करके दो आप मुझे 2D अरे, आप मुझे 2D अरे दो। और मैं कह रहा हूँ कि ARR2, और आप मुझे इसकी शेप भी बताओ। तो ये मुझे शेप बता देगा। एंड यहाँ पे मैंने लिखा ARR2 डॉट शेप, और जैसे ही अब मैं इसको रन करता हूँ तो देख लीजिए अब क्या हुआ। अब मेरे को ये शेप में क्या दे रहा है, तो ये क्या है, ये मेरा 2D अरे है, ठीक है। और शेप क्या है, अब ये हो गया क्या, 1 रो एंड 5 कॉलम। ये क्या है, ये हुआ मेरा रो, और ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा कॉलम, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये अब ये 1 रो है 5 कॉलम है, बिल्कुल रो हमारी 1 है, और अब ये 5 कॉलम है, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, और एक कॉलम ये। तो ये हमारे 5 कॉलम है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 2D अरे। और कैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम 2D अरे के, उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि अब मैं ले लेता हूँ ARR3 नाम से, ठीक है। ARR3 नाम से ले लेता हूँ, और अब मैं इसमें ले रहा हूँ कि भाई NP डॉट अरे। हम और किस तरह से कर सकते हैं 2D अरे का इस्तेमाल। तो सबसे पहले हमने लिया है राउंड ब्रेसिस, उसके बाद हमने लिया स्क्वायर ब्रेसिस 1 और 2, ठीक है, 2 बार हमने ले लिया। उसके बाद हमने लिखा 1 2 3, ठीक है जी। अब मैं कितने भी बना सकता हूँ ब्लॉक्स को, तो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया कोमा, उसके बाद अब मैं थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एक और लिया, और अब मैं कह रहा हूँ 3 है ना, 4 5 एंड 6। उसके बाद मैंने यहाँ लगाया कोमा, मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ 7 8 एंड 9, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करके बताओ मुझे 2D, हाँ ऐसे 2D अरे आपको मुझे बताना है। और यहाँ पे आएगा जी ARR3, और आप मुझे अब शेप भी बताओ, आप मुझे इस शेप भी बताओ। तो ये मुझे शेप भी बता देगा, और यहाँ पे ARR3 डॉट शेप। और जैसे ही मैं इसको अब रन करता हूँ तो मेरे सामने ये आ गया है। ओके, मैंने यहाँ पे ये नहीं किया था, हाँ। तो ठीक है, ये मेरे पास 2D अरे है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे को ये मिल गया है ये। और अब इसकी जो शेप है वो 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे 1 रो 2 रो और ये 3 रो है, ठीक है। और ये 3 ही कॉलम है, एक रो एक कॉलम ये है, एक ये है, एक ये है, तो हमारे 3 कॉलम है। तो 3 रो एंड 3 कॉलम, तो ये हमारा क्या है, 2D अरे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको 1D अरे और 2D अरे में कोई समस्या नहीं है। कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपको ये समझ में अच्छे से आ गया है। चलिए अब हम देखते हैं भाई 3D अरे पे हमें कैसे वर्क करना है। तो ठीक है, अब हम 3D अरे पे वर्क करते हैं। तो मैंने यहाँ किया 3D अरे, और यहाँ पे मैं इसका नाम ले देता हूँ, चलो ARR4, ठीक है।
फोर, फोर लेना ना, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ np अरे। अब हमने देखा था कि भाई इसमें थ्री ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इन्हीं को ये अब हम इसे यूज करेंगे, तो ठीक है। अब हमने किया 1 2 3, उसके बाद कोमा। मैं क्या करता हूँ, ए रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा हो और आपको कंफ्यूजन भी ना हो, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको समस्या नहीं आएगी, आपको समस्या नहीं आएगी समझने में। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा ये रहेगा, ओके। और ये क्या है, बेसिकली ये मेरा एक फर्स्ट ब्लॉक है, ये है मेरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। ऐसे ही, ऐसे ही ये है मेरा 4 5 6, ये है जी 6 तक हो गया था ना, 7 8 एंड 9, उसके बाद कोमा, और फिर से 10 11 एंड 12, ठीक है। और ये है मेरा सेकंड ब्लॉक, ये है मेरा सेकंड ब्लॉक। अभी मैं बताऊँ आपको ये फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक क्या है बेसिकली। उसके बाद अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अभी हमें प्रिंट कराना है 3D अरे को, तो ठीक है जी, 3D अरे को हमें बताओ, एंड यहाँ पे मैंने लिखा ARR4, और आप मुझे अब इसकी शेप भी बताओ। तो ये आपके सामने अब शेप आ जाएगी, और जैसे अब मैं इसको रन करता हूँ तो देख लीजिए ये आपके सामने अब 3D अरे आ चुका है। चलिए इसे समझते हैं। तो ये मेरा 3D अरे का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये मेरा एक ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है, 1 ब्लॉक। और 7 8 9 11 10 11 12 ये क्या है, मेरा सेकंड ब्लॉक है। और मुझे जो शेप मिली है वो मुझे मिली है 2 2 एंड 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये क्या है, बेसिकली ये मेरे को, ये मेरा ब्लॉक से रिप्रेजेंटेशन करता है। ये किसका करता है रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक का, कि मेरे पास 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, ठीक है। ये सेकंड जो 2 है ये रिप्रेजेंटेशन करता है 2 रोज है, बिल्कुल हर एक उसमें 2 रोज है, एक रो ये है, एक ये रो ये है, तो हाँ हर एक ब्लॉक में 2 रोज है, तो ये है हमारा रोज। और ये जो 3 है ये क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि हर एक ब्लॉक में जो दो दो रो है उसमें 3 कॉलम है, बिल्कुल एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, ठीक है। ऐसी एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो बिल्कुल ये हमारा क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मैंने लिखा था कि भी फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक, ताकि आपको आउटपुट में कोई समस्या ना आए। तो बिल्कुल डेप्थ से आपको मैं समझा रहा हूँ कि 2,2,3 का क्या मतलब है कि 2 ब्लॉक्स है, बिल्कुल 2 ब्लॉक्स है हमारे पास, एंड 2 रोज है, बिल्कुल हर एक ब्लॉक में दो दो रोज है हमारे पास, ठीक है। एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है,
2 रोज होगी और हर एक रो में 3 कॉलम्स है। बिल्कुल ये हमारे ये जो भी रोज है इसमें 3 कॉलम है हमारे पास, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये इसकी शेप है और ये आपका 3D अरे है। तो आई होप आपको 1D 2D और 3D अरे रिप्रेजेंटेशन नमपाई में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब शुरुआत में हो सकता है अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन इस चीज को आप बार बार थोड़ा सा देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको 1D अरे 2D अरे और 3D अरे को क्रिएट करना आ जाएगा। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है। शुरुआत में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन वो कंफ्यूजन आपकी प्रैक्टिस से दूर होगी। आपको बिल्कुल डेप्थ में मैंने आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करके समझा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं अरेज पर, जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशन को अब हम परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, वही सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है numpy की लाइब्रेरी को। इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि 2 वेरिएबल लेता हूँ। एक वेरिएबल है मेरा a, जिसमें मैं np डॉट अरे को लेता हूँ और यहाँ पर एक लिस्ट को क्रिएट करता हूँ इसी के अंदर 10 20 एंड 30। ठीक है, उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पर एक सेकंड अरे हम बना रहे हैं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे परफॉर्म कराना है एडिशन को, एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई प्रिंट करो आप और यहाँ लिखो एडिशन एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि a प्लस बी। आप अरेज को यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो आप मल्टीप्लिकेशन को करना है तो हमें यहाँ लिखना है कि भाई प्रिंट करो और यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ मैंने किया a मल्टीप्लाई b। ठीक है, ऐसे ही अब मैं चाहता हूँ डिवीजन। प्रैक्टिस बहुत करिए आप, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तभी आपकी ये जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी मैं सिखा रहा हूँ, सब कुछ क्लियर होगा। बगैर प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो ठीक है, मैंने लिख दिया है, कोड लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ इसका आउटपुट, तो ये देख लीजिए, ये आपके सामने इसका आउटपुट आ गया है। और ये आउटपुट हमें बता रहा है कि अभी हमने सीखा था कि भी कैसे अरेज को क्रिएट करना है, चाहे 1D अरे हो, 2D अरे हो और 3D अरे हो। अब हम सीख रहे हैं कि भाई ऑपरेशंस हम कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हम एडिशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और डिवीजन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अरेज पे। तो जैसे हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना चाहा तो हमें आउटपुट मिल गया है कि 10 + 1 = 11, 20 + 2 = 22 एंड 30 + 3 = 33। तो ये एडिशन का आउटपुट है। ठीक है, ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन का है, 10 × 1, ये कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 10 × 1 10। ठीक है, 20 × 2 40। ठीक है, 30 × 3 90। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। ऐसे ही डिवीजन कैसे होगा, 10 डिवीजन जो 1 है तो ये आपका ये आया रिजल्ट, और 20 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो 10 आ रहा है रिजल्ट, और 30 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो भी हमारा 10 आता है रिजल्ट। तो ये आपका डिवीजन का रिजल्ट है। ठीक है,
तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं अरेज में, ठीक है। तो ये है आपका अरेज ऑपरेशन। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए और देखते हैं। तो चलिए अब हम कुछ नंपाई के फंक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे नंपाई की लाइब्रेरी को, जो कि हमने कर लिया है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अरे बना रहा हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल है ARR नाम का, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ np डॉट अरे, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ को लिखूँगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करो मीन, कि मैं चाहता हूँ ये जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें मुझे मीन को देखना है कि भी इसमें मीन क्या आएगा। तो ठीक है, हम नंपाई में मीन को अगर हमें निकालना है तो हमें लिखना है np डॉट मीन, ठीक है। और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम, कि हमें कौन से वेरिएबल को पर हमें मीन निकालना है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो ठीक है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। ये मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, आई होप आपको अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो आने वाली क्लासेस में हम फिर स्टैटिस्टिक्स को भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी हम डेटा साइंस पे बात करते हैं तो हमें स्टैटिस्टिक्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी अब एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनेगी स्टैटिस्टिक्स पे, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से मीन, मीडियन मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है, ये सब हम जो भी चीज़ें हमारी डेटा साइंस में यूज़ होती है वो हम बहुत डेप्थ से पढ़ने वाले हैं। तो आने वाली क्लासेस बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस चैनल के साथ तो आपको बिल्कुल जुड़े रहना है। नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन की, वो बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी क्लासेस है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। तो ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, np डॉट हमें लिखना है std, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, और उस वेरिएबल का नाम जो कि है ARR। और अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी ये नंबर है उनका सम हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें सम का यूज़ करना है, ओके। और इस सम करने के लिए हम क्या करेंगे, np डॉट सम लिखेंगे। ये हम यहाँ लिखेंगे वेरिएबल का नाम। और एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि इन एलिमेंट्स में से सबसे बड़ी जो डिजिट है वो कौन सी है, तो हमें वो देखना है। तो उसके लिए हम करेंगे मैक्स का यूज़, ठीक है। और इसमें अगर हमें मैक्स का यूज़ करना तो हम लिखेंगे np डॉट मैक्स, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम। और जैसे अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आपके सामने देखिए रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 की अगर मुझे मीन वैल्यू चाहिए तो इसकी 3.5 है, ठीक है। अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है तो 1.707 ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है इस नंबर का, इन नंबर्स का। मैं चाहता हूँ कि इन सबको आप सम कर दीजिए, यानी कि इसका टोटल सम क्या आएगा, यानी कि 5 प्लस 6 प्लस 4 3 प्लस 2 1, ठीक है। तो ये है हमारा 21। और मैं चाहता हूँ कि इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, तो वो है हमारी 6, ठीक है। तो आप इस तरह से नंपाई का यूज कर सकते हैं, इसके फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे हम फंक्शंस को हमें इसे इस्तेमाल करना है। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई नंपाई में अगर हमारे को रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नंपाई की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, जो कि हमने कर लिया है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ RAND, यानी कि मुझे रैंडम नंबर को
जनरेट करना है। तो ये मेरा वेरिएबल है और अब मैं क्या कर रहा हूँ, np डॉट यहाँ पे हम अरे नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे रैंडम डॉट रैंड RAND और INT, यानी कि मुझे इंटीजर्स में चाहिए, ठीक है। तो ये हमें लिखना होगा। और अब मैं चाहता हूँ कि 1 2 कहाँ तक ले, 100 तक मैं ले लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कितने मुझे नंबर चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे 5 नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ कि भाई प्रिंट करो किसे, इस वेरिएबल को, तो ये मेरे को आंसर दे देगा। और थोड़ा और अच्छा लगे तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि रैंडम अरे, ठीक है। और जैसे मैं इसको आउटपुट आएगा तो देखिए ये हमारा आउटपुट है। हमारे पास 5 नंबर्स है, हमारे पास 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 5। और ये 1 to 100 के जो इंटीजर्स है ये वो नंबर्स है, ठीक है। ये 1 से लेके 100 तक, यहाँ से मतलब ये इसकी स्टार्टिंग है, ये इसका लास्ट है कि कहाँ तक हमें लेने हैं और कितने नंबर चाहिए, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके रैंडम नंबर को आपको कैसे जनरेट करना है, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। अगर हमें फ्लोट में चाहिए तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ RAND फ्लोट। तो हम फ्लोट में भी कर पाएंगे, उसमें हम लिखेंगे RANDOM रैंडम डॉट RAND। इसमें हम इंट नहीं लिखेंगे, इसमें खाली हम RAND लिखेंगे। और हमें कितने नंबर चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। बस मुझे इतना ही चाहिए। और अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करके दो मुझे क्या, रैंडम फ्लोट अरे, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम। और जैसे हम इसको आउटपुट हम देखते हैं तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है, जिसमें सभी जितने भी नंबर्स है वो डेसिमल में है, यानी कि फ्लोट में है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 नंबर्स आ चुके हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो कैसे आपको नंपाई में जनरेट करने हैं रैंडम नंबर्स को, आप इंटीजर्स को कैसे कर सकते हैं, फ्लोट्स में कैसे कर सकते हैं, तो ये सब वही चीज़ है। तो आपको ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक अरे की शेप को रीशेप कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है ARR नाम का, और उसमें हम चाहते हैं कि उसकी जो शेप है, मान लीजिए मैं एक ले रहा हूँ, अरेंज कर लेता हूँ, पहले मैं एक शेप बना देता हूँ 1 2 13। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक रो हो और 12 कॉलम्स हो, ठीक है। तो मैंने ये 30 तक लिया। और अब मैं चाहता हूँ कि भाई प्रिंट करके दो आप मुझे ARR। तो ये मेरे को कुछ आउटपुट इस तरह से दे देगा कि जिसमें हमारे पास 1 रो है और 12 कॉलम्स है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 13 लिया है तो ये 12 तक चलेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो शेप है ना, ये रीशेप हो जाए। तो वो कैसे होगी, तो मैं इस पे एक वेरिएबल बनाऊंगा रीशेप्ड ARR, ठीक है, रीशेप ARR। और यहां पे मैं लिखूंगा ARR डॉट रीशेप। अब मुझे लिखना है कि आप क्या चाहते हैं, कैसी शेप चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई 3 तो रो हो और 4 कॉलम हो, मैं ये चाहता हूं। तो ठीक है, हम इसको करके देखते हैं। तो मैं अब चाहता हूं कि भाई ये जो है ना रीशेप्ड हो जाए। तो रीशेप्ड जो हमारा अरे है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे री
शेप अंडरस्कोर ARR, और जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास रीशेप्ड अरे हमारे पास आ चुका है, कि जिसमें हमारे पास 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां 1 जो ये वाली जो शेप थी 1,13 वाली जो शेप थी, कि जिसमें हमारे पास एक रो में 12 कॉलम थे, उसको हमने रीशेप कर दिया 3 into 4 में, यानी कि 3 रोज एंड 4 कॉलम्स में। तो कैसे आपको रीशेप करना है, तो आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है, रीशेप वाले का। ठीक है, तो आपने ये भी सीख लिया है कि कैसे आपको रीशेप करना है एक अरे को। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करनी है बस आपको। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम numpy में शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल को बनाना है, और यहाँ पे मैं एक np डॉट अरे लिखता हूँ, और मैं इस अरे में रैंडमली कैसे भी कोई भी नंबर ले लेता हूँ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 23 45 67 78 89, मैंने रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ शॉर्टिंग करना, यानी कि अब मुझे क्या करना है, शॉर्टिंग, कि जो छोटा नंबर है वो पहले आ जाए, और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कुछ इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा सॉर्टेड अंडरस्कोर अरे नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, और मैं लिख रहा हूँ np डॉट सॉर्ट, और मुझे ARR जो वेरिएबल है उसका इस्तेमाल करना है। और अब मैं चाहता हूँ कि भाई प्रिंट करो आप सॉर्टेड अरे को, एंड यहाँ पे सॉर्टेड अंडरस्कोर अरे नाम का जो मेरा वेरिएबल था वहाँ से आपको लेना है। तो ये सॉर्टेड अरे आपका आ चुका है, जिसमें 3 जो कि एक लोवेस्ट वैल्यू थी, उससे बड़ी 20 थी, उससे बड़ी 45 थी, उससे बड़ी 67, फिर 78, फिर 89 थी। ठीक है, तो ये शॉर्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि फिल्टरिंग करना, कि भाई मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, तो ठीक है, फिल्टर मुझे कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ फिल्टर्ड नाम का। ठीक है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो ARR है, यानी कि जो मेरा वेरिएबल था ARR नाम का, उसमें से मैं ये देखना चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 50 कौन कौन सी वैल्यूज है। ठीक है, तो ARR ग्रेटर देन 50 मेरी कौन कौन सी वैल्यूज है, मुझे ये देखना है। और मैं ये लिख देता हूँ प्रिंट एलिमेंट्स ग्रेटर देन 50, एंड मुझे यहाँ पे फिल्टर्ड नाम का जो वेरिएबल है उसका नाम लिखना है। तो मेरे सामने आ चुकी है कि ग्रेटर देन 50 जो है वो है हमारी 67, 78 और 89। तो इसमें हमने क्या सीखा कि कैसे हम शॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड, शॉर्ट फंक्शन से, और फिल्टर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्टिंग है और ये आपकी फिल्टरिंग है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म numpy में। तो अब हम करते हैं एक प्रोजेक्ट। अभी जितना भी था हमने प्रैक्टिकल वो हमने सीख लिया है, अब हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, और फिर आपकी जो ये numpy की मास्टर क्लास है फिर वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम एक प्रोजेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक प्रोजेक्ट को, जो कि है मंथली एक्सपेंसेस एनालाइजर। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, numpy को परफॉर्म करेंगे और हम देखेंगे कि
कैसे हम एक मंथली एक्सपेंसेस जितने भी हमारे एक महीने में जो भी खर्चा होता है, हम उन खर्चों पे कैसे नंपाई को परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम उस पे टोटल निकाल सकते हैं नंपाई की मदद से, कैसे उसका मीन निकाल सकते हैं, कैसे उसमें मिनिमम खर्चा क्या है, मैक्सिमम खर्चा क्या है, हम वो सब कुछ कैसे नंपाई की मदद से कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे नंपाई की लाइब्रेरी को, पाई एस एन पी। उसके बाद अब मैं लिख रहा हूं एक वेरिएबल का नाम जो कि है एक्सपेंसेस नाम का, ठीक है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, np डॉट अरे, और उस अरे में मैं क्या कर रहा हूं, कुछ एक्सपेंसेस को लिखता हूं जो मेरे मंथली हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1000, कुछ हुए मेरे 4500, कुछ हुए हैं मेरे 23,000, कुछ हुए हैं मेरे, ये सब इन रुपीज है, ठीक है, 6500, कुछ हुए हैं मान लीजिए मेरे 2750, ठीक है। ये कुछ एक्सपेंसेस है मेन जो मैंने किए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, कुछ बेसिक एनालिसिस करेंगे। बेसिक एनालिसिस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं मैं उसका टोटल चाहता हूँ, तो ठीक है, np डॉट सम नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन को यूज किया है, और यहाँ पे एक्सपेंसेस नाम का जो मेरा वेरिएबल है मैं वो लिखूंगा, ठीक है। आउटपुट मैं बाद में चाहूँगा, पहले मैं इसको एनालिसिस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एवरेज चाहता हूँ कि भाई एवरेज क्या है, यानी कि इसका मीन क्या होगा। तो ठीक है, np डॉट मीन की एक एवरेज मेरा खर्चा क्या रहा है, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम आ गया। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम एक्सपेंस मैंने कहाँ कौन सा रहा है मेरा, तो मैंने यहाँ लिखा एक वेरिएबल मैक्स जो है एक्स ई एक्स पी मैंने लिखा एक्सपेंसेस, और यहाँ पे मैंने लिखा np डॉट मैक्स, और यहाँ पे एक्सपेंसेस नाम का मेरा वेरिएबल, और सबसे कम कौन सा रहा मेरा मैं वो जानना चाहता हूँ, तो वो हम लिख लेते हैं np डॉट min जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा एक्सपेंसेस, ठीक है। अब मुझे क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ तो मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं लिखूँ यहाँ पे प्रिंट मंथली एक्सपेंसेस एनालाइजर, ठीक है जी, और उसके नीचे हो प्रिंट, और यहाँ पे हमने देखा था एक्सपेंसेस, तो हमारे एक्सपेंसेस थे एंड क्या थे, तो हमने यहाँ पे इसका वो लिखा, क्या लिखा, वेरिएबल का नाम। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई प्रिंट हो टोटल, टोटल एक्सपेंसेस मेरे कितने हुए, तो बेसिकली मुझे उसका सम चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल नाम के वेरिएबल को, ठीक है जी। उसके बाद हम चाह रहे थे कि भाई एक एवरेज हमें पता लगे कि भाई हमारा मीन क्या रहा होगा, ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमने यूज़ किया था एवरेज नाम के वेरिएबल को, तो ये वहाँ से आ जाएगी वैल्यूज़ मेरे पास। एंड मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम एक्सपेंसेस कौन सा रहा है, या मैक्सिमम स्पेंड मैंने कहाँ ज़्यादा खर्चा किया है वो आ जाएगा मेरे पास। तो मैं इसको लिख देता हूँ मैक्सिमम स्पेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैक्स अंडरस्कोर जो ई एक्स पी जो है
वो मेरा वेरिएबल का यहाँ नाम आ जाएगा। एंड यहाँ पे प्रिंट करना है मुझे मिनिमम स्पेंट मेरा कौन सा रहा है। तो मिनिमम जो स्पेंट है मेरा वो क्या रहा है, तो यहाँ पे हम वो करेंगे मेन स्कोर ई एक्स पी। देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं है, नहीं होगी तो देख लेंगे। तो जैसे ही अब मैंने इसको शिफ्ट और एंटर किया तो मेरे पास इसका आउटपुट आ चुका है, जिसमें हमने एक मंथली एक्सपेंसेस एनालाइजर नाम का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो कुछ 1,000 था, 4500 था, 23,000 था, 6500 था और 2750 था। ये मैंने मेन खर्चे करे हैं एक मंथ में। फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, इसका ना टोटल एक्सपेंस करो कि मैंने एक महीने में कितना खर्चा कर दिया। तो इसमें मेरे पास आउटपुट आ गया कि भाई 37,750 मैंने टोटल एक्सपेंस किया है। ठीक है, फिर आया कि भाई एवरेज एक्सपेंसेस मेरा क्या रहा है, मीन क्या रहा है, तो 7,550 मेरे एक एवरेज रहा है वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम मैंने 23,000 का खर्चा किया है और मिनिमम मैंने 1,000 का खर्चा किया है। बिल्कुल मैक्सिमम मैंने 23,000 का किया है और मिनिमम मैंने 1,000 का खर्चा किया है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एनालिसिस की है नंपाई की हेल्प से। ठीक है, तो आप इस तरह से भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपके जितना भी कुछ सीखा है आपने वो आप एक प्रोजेक्ट में पूरा कुछ यूज कर सके। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश थी इस प्रोजेक्ट को दिखाने की। आगे जैसे हम डेटा एनालिसिस करेंगे तो हम इसमें काफ़ी यूज़ करते हैं मिन मैक्स सम वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह, है ना, इनका बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो अभी क्योंकि हमने नंपाई को सीखा है, आगे जैसे हम पांडास को पढ़ेंगे, डेटा विजुलाइजेशन को पढ़ेंगे, सीबोन मैटप्लॉटलिब इनको पढ़ेंगे, फिर डेटा एनालिसिस जब बड़े डेटा सेट्स पे काम करेंगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं नंपाई के बारे में, तो उसके लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स सफिशिएंट है। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ये जो बेसिक्स है ये फिर आपके जब बड़े प्रोजेक्ट्स में जब आप काम करेंगे, बड़े डेटा सेट पे जब आप काम करेंगे, तो वो फिर आपको ना वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये बेसिक्स का क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है, और बेसिक्स क्लियर होएंगे आपकी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग से और बहुत सारी प्रैक्टिस से। तो आई होप आपको जो ये नंपाई की जो क्लास है जिसमें हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल को जो किया है वो यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज हमने नंपाई की मास्टर क्लास को कंप्लीट किया है और मैंने आपको काफ़ी अच्छे से थ्योरी को समझाया है, प्रैक्टिकल समझाया है और एक लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी किया है। और नंपाई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, या अगर आप कोई भी इस डोमेन में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए नंपाई का सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अपनी पूरी कोशिश लगा दी है कि भाई कैसे आपको नंपाई को मैं सिखाऊं, तो मैंने पूरी मेहनत करी है इस क्लास में आपको समझाने की, और बस आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी है। और अगर आपको वाकई आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको लगा कि हाँ मैं अब सीख चुका हूँ नंपाई को, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, और आपका अगर सपोर्ट मिल जाए तो फिर ऐसी और बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली मेरी जो क्लासेस है बहुत ही मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है अगर आपको डेटा साइंस में करियर बनाना है तो। क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम पांडास को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम डेटा विजुलाइजेशन टेक्निक्स जैसे मैटप्लॉटलिब, सीबोन को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम शेटिक्स की एक नई प्लेलिस्ट को भी तैयार करने वाले हैं और फिर मैं आपको वो भी समझाऊंगा पूरी डिटेल में। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी क्लासेस का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।